रेलवे स्टेशन पर पिता के साथ बनी घटना। रेलवे स्टेशन के बाहर लगी पुरानी सीमेंट की बेंच पर बैठे उस बूढ़े आदमी की पीठ झुकी हुई थी। जैसे वर्षों का बोझ उसकी रीढ़ में उतर आया हो। आंखें बार बार स्टेशन के गेट की ओर उठती और फिर थक कर नीचे झुक जाती। हाथ में पकड़ा छोटा सा कपड़ा का थैला बार बार मुट्ठी में कस जाता। मानो अगर जरा भी ढील दी तो उम्मीद फिसल कर जमीन पर गिर जाएगी। उस आदमी का नाम हरिहर नाथ था। उम्र लगभग 70 के करीब। गांव बेलसरी से आज पहली बार शहर देवपुर आया था। सिर्फ एक ही मकसद लेकर, अपनी बेटी से मिलने। हरिहर नाथ ने बेटी को आखिरी बार 5 साल पहले देखा था। आज जब उसने उसे इस शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला दिलाया था। तब अनाया की आंखों में सपने थे, चेहरे पर आत्मविश्वास और होठों पर वही पुरानी मुस्कान आज जो बचपन से उसके चेहरे पर खिलती आई थी। उस दिन प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हरिहर नाथ ने अपनी फटी जेब से 50 रुपये निकाल कर अनाया के हाथ में रखे थे और कहा था, बेटा, शहर बड़ा है, संभल कर रहना, और हाँ, जरूरत पड़े तो बाप को मत भूलना। अनाया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया था। शायद उस मुस्कान में एक हल्की झुंझलाहट भी थी। लेकिन हरिहर नाथ ने उसे महसूस नहीं किया। क्योंकि माँ बाप अक्सर बच्चों की आंखों में छिपी दूरी को देखना नहीं चाहते। स्टेशन के बाहर बैठे बैठे हरिनाथ को अपने गांव की गलियां याद आ रही थी। जहां टूटी हुई छत वाले घर में उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी। पत्नी के गुजर जाने के बाद वही घर उसकी दुनिया बन गया था और अनया उसकी आखिरी उम्मीद। उसने मजदूरी की, दूसरों के खेतों में काम किया, कभी ईंट ढोई, कभी कुएं से पानी खींचा, ताकि बेटी पढ़ लिख कर उस जिंदगी से बाहर निकल सके, जैसे वह खुद नहीं छोड़ पाया। आज जब डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा था कि दिल अब ज्यादा साथ नहीं दे रहा और जिंदगी का भरोसा नहीं, तब हरिहर नाथ को लगा कि अब देर नहीं करनी चाहिए। उसे लगा कि मरने से पहले एक बार बेटी को देख लेना चाहिए। उसे गले लगाकर कहना चाहिए, मैंने जो किया तेरे लिए किया। यही सोचकर वह सुबह की पहली ट्रेन पकड़कर देवपुर आया था। स्टेशन के बाहर भीड़ थी। ऑटो वाले सवारी बुला रहे थे। चाय की दुकानों से भाप उठ रही थी। लोग अपने अपने काम में मशगूल थे। लेकिन हरिहर नाथ का समय वहीं थम गया था। वह हर उस चेहरे को ध्यान से देखता, जो बाहर निकलता। उसे लगता, कहीं वही तो नहीं। लेकिन हर बार आंखें निराश होकर वापस झुक जाती। घंटों बीत गए। धूप तेज हो गई थी। पैरों में दर्द होने लगा था। लेकिन वह उठा नहीं। क्योंकि उसे डर था कि अगर वह उठ गया और उसी पल अनाया आ गई तो क्या होगा। उसने मन ही मन कहा, थोड़ी देर और बेटा, थोड़ी देर और इंतजार कर ले। आखिरकार दोपहर के करीब भीड़ के बीच से एक युवती बाहर निकली। महंगे कपड़े, कंधे पर ब्रांडेड बैग, मोबाइल पर किसी से बात करती हुई, चेहरे पर आत्मविश्वास और साल में वह ठहराव जो शहर की जिंदगी सिखा देती है। हरिहर नाथ का दिल जोर से धड़क उठा। अनाया, उसके होंठ कांप गए। वह धीरे धीरे उठा, अपनी लाठी संभाली और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। आंखों में चमक थी, और वही चमक जो सालों से बुझी हुई थी। अनाया, इस बार आवाज थोड़ी ऊंची थी। लड़की ने पलट कर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में पहचान की हल्की सी झलक आई। लेकिन अगले ही पल वह झलक कहीं गुम हो गई। जैसे किसी ने उस पर पर्दा डाल दिया हो। हरिहर नाथ आगे बढ़ा। दोनों हाथ फैलाकर बोला, बेटा, मैं हूँ तेरा बाबू। आसपास खड़े लोग रुक गए। आकुश ने उत्सुकता से देखना शुरू किया। आकुश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, आज जैसे उन्हें एक तमाशा मिलने वाला हो। अनाया का चेहरा सख्त हो गया।
और उसने चारों तरफ देखा और जैसे किसी गलती को सुधारना चाहती हो और फिर ऊंची आवाज में साफ शब्दों में बोली, मैं इन्हें नहीं जानती। वह वाक्य किसी चाकू की तरह हरिहरनाथ के सीने में उतर गया। हाँ बेटा। और उसके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकल पाया, आप प्लीज हटिए यहाँ से। अनाया ने झुंझला कर कहा, आप गलत समझ रहे हैं। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लगता है कोई भिखारी है, आजकल ऐसे लोग बहुत हो गए हैं। बेचारी लड़की। हरिहरनाथ वहीं खड़ा रह गया, हाथ हवा में फैले हुए, जैसे अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पहले धीरे धीरे, फिर बिना रुके, उन आंखों से जो कभी नहीं रोई थी। आज जब उसने अपनी पत्नी की सीता को आग दी थी, आज जब उसने भूखे पेट बेटी को खाना खिलाया था, आज तब भी नहीं रोई थी। और उसने कांपती आवाज में कहा, अनाया, आज देख, यह वही निशान है न, आज जो बचपन में गिरने से लगा था। लेकिन अनाया ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह अपना मोबाइल कान से लगाकर किसी से बोली, हाँ, मुझे जल्दी निकलना है। यहाँ एक अजीब आदमी परेशान कर रहा है। यह सुनते ही हरिहरनाथ की टांगे जवाब देने लगी। वह वापस बेंच पर बैठ गया, सिर झुका लिया। आंसू उसके गालों से गिरते हुए जमीन पर बिखर गए। और लोग कुछ देर तक देखते रहे, फिर अपनी अपनी राह चल दिए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। स्टेशन की भीड़ फिर से सामान्य हो गई। लेकिन उस बेंच पर बैठा बूढ़ा पिता टूट चुका था। उसके आंसू सवाल बनकर बह रहे थे। क्या गलती उसकी थी? जिसने बेटी को पढ़ाया, या उसकी थी जिसने शहर के सपनों को सच मान लिया, या समाज की जिसने सिखा दिया कि रिश्ते हैसियत देखकर निभाए जाते हैं। हरिहरनाथ ने आसमान की ओर देखा, होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। शायद वह भगवान से नहीं, बल्कि अपनी ही परवरिश से सवाल कर रहा था। और स्टेशन के बाहर, भीड़ के बीच, एक पिता अपनी पहचान खो बैठा था, जबकि उसकी बेटी ने अपनी जड़ों से मुंह मोड़ लिया था। स्टेशन के बाहर लगी वही पुरानी बेंच, वही धूप, वही भीड़, और उसी बेंच पर बैठा हरिहरनाथ अब जैसे पत्थर का हो गया था। आंखें सूखी थी, क्योंकि आंसू बह बह कर थक चुके थे, हाथ कांप रहे थे। लेकिन वह उन्हें आपस में बांध कर बैठा था। आज जैसे अगर छोड़ दिए तो सब कुछ बिखर जाएगा। भीड़ उसके पास से गुजरती रही, कोई उसे देखता, कोई अनदेखा कर देता। मगर उसके भीतर एक तूफान चल रहा था, ऐसा तूफान जो आवाज नहीं करता, बस इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। थोड़ी देर बाद एक लड़का उसके पास आकर रुका। उम्र कोई 25-26 साल होगी। चेहरे पर संवेदना थी। उसने धीरे से पूछा, बाबा, पानी पिएगी? हरिहरनाथ ने सिर उठाकर देखा, कुछ कहने की कोशिश की, मगर शब्द नहीं मिले। बस हल्का सा सिर हिला दिया। लड़के ने पास की दुकान से पानी की बोतल लाकर उसके हाथ में रख दी। बोला, आप ठीक तो है ना? हरिहरनाथ ने बोतल पकड़ी, लेकिन पानी नहीं पिया। उसकी नजर सामने खड़ी उस सड़क पर थी, जहां से अनाया कुछ देर पहले गुजरी थी, जैसे वह अब भी उसी रास्ते से लौट आएगी। लड़का कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर बोला, वो लड़की आपकी बेटी थी, है ना? यह सुनते ही हरिहरनाथ का कलेजा फिर से भर आया। उसने धीरे धीरे सिर हिला दिया, जैसे अब झूठ बोलने की ताकत भी नहीं बची थी। लड़का कुछ कहना चाहता था, फिर चुप हो गया। शायद उसे समझ आ गया था कि कुछ जख्मों पर शब्द मरहम नहीं बनते। उधर अनाया कार में बैठ चुकी थी। एसी की ठंडी हवा में भी उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें थी। वह बाहर की तरफ देख रही थी, लेकिन सामने देख रही सड़क नहीं, बल्कि स्टेशन पर खड़ा वह झुका हुआ चेहरा।
और उसकी आंखों के सामने बार बार उभर रहा था। और उसके पति अमित ने पूछा, कौन था वो आदमी? अनाया ने तुरंत जवाब दिया, कोई नहीं, ऐसे ही कोई पागल। लेकिन उसकी आवाज में वो दृढ़ता नहीं थी, जो झूठ को सच बना दे। अमित ने एक पल उसे देखा, फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन अनाया का मन पीछे छूट गया था। उसी भैंस पर, उसी बूढ़े चेहरे के पास उसे याद आने लगा वह दिन, जब कॉलेज के आखिरी साल में उसने पहली बार अपने दोस्तों के सामने अपने पिता के बारे में झूठ बोला था। जब किसी ने पूछा था, तेरे पापा क्या करते हैं, और उसने मुस्कुरा कर कहा था, रिटायर्ड क्लर्क है। उस दिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह झूठ धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगा। शादी के समय जब ससुराल वालों ने उसके परिवार के बारे में पूछा, तब भी उसने हरिहर नाथ को गांव का मजदूर नहीं, बल्कि छोटा जमींदार बताया था। उसे डर था कि कहीं उसकी सच्चाई उसकी नई दुनिया को छोटा ना कर दे। और आज आज वही डर स्टेशन पर उसके मुंह से निकल पड़ा था। उधर हरिहर नाथ ने किसी तरह खुद को संभाला और लाठी के सहारे उठ खड़ा हुआ। उसके कदम भारी थे, लेकिन एक फैसला उसके भीतर जन्म ले चुका था। वह देवपुर सिर्फ बेटी से मिलने आया था, और अब बिना मिले लौट जाना उसे मंजूर नहीं था। लेकिन अब मिलने का मतलब पहचान पाना नहीं, बल्कि आखिरी बार उसे देख पाना था, दूर से ही सही। शाम होते होते वह अनाया के ऑफिस की इमारत के बाहर खड़ा था। पता उसने अपनी जेब में पड़े उसी मुड़े कागज से देखा था, जैसे वह बार बार खोलता रहता था। कांच की ऊंची बिल्डिंग, बाहर खड़ी समसमाती गाड़ियां, और भीतर जाते हुए आत्मविश्वासी लोग। यह सब देखकर उसे लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो। वह गेट के पास खड़ा रहा, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। बस देखता रहा, इंतजार करता रहा। उसी वक्त अनाया ऑफिस से बाहर निकली, फोन पर किसी से बात करते हुए। तभी उसकी नजर सामने खड़ी उस जाने पहचाने आये पर पड़ी। उसका दिल एक पल को रुक गया। हरिहर नाथ ने कुछ नहीं कहा, बस दूर से हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। अनाया की आंखें भर आई, उसने फोन काट दिया। कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर रुक गई। चारों ओर देखा, जैसे कोई देख तो नहीं रहा, और फिर धीमे स्वर में बोली, आप यहाँ क्यों आए? हरिहर नाथ ने मुस्कुराने की कोशिश की, बस तुझे देखना था स्टेशन पर। आपने ऐसा क्यों किया? अनाया की आवाज कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं किया बेटी, हरिहर नाथ बोला। जो किया तूने किया। वह पल अनाया के लिए सबसे भारी था। वह पहली बार अपने किए का बोझ महसूस कर रही थी। हरिहर नाथ ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। यह रख ले, उसने कहा। मेरी रिपोर्ट है डॉक्टर की। अनाया ने कागज देखा, आंखें फैल गई। मुझे ज्यादा दिन नहीं मिले, हरिहर नाथ बोला। इसलिए आया था, तुझे आखिरी बार अपने नाम से बुलाने। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे, और उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। हरिहर नाथ ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया। माफी से पहचान वापस नहीं आती बेटी। वह पलटा और धीरे धीरे वहां से चल पड़ा। अनाया वहीं खड़ी रह गई। पहली बार उसे लगा कि उसने अपनी सबसे बड़ी दौलत खो दी है, अपने पिता का सिर ऊंचा करने का हक। उस रात अनाया सो नहीं पाई। स्टेशन, बेंच, आंसू, सब आंखों के सामने घूमता रहा। और देवपुर की उसी सड़क पर एक बूढ़ा पिता अपनी बेटी को आखिरी बार देखकर घर लौट रहा था, इस उम्मीद के बिना कि अब कभी वह उसे अपना कह पाएगी। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।